गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बहुलक के बारे में बताएंगे कि जो बहुलक है, जैसा कि हमने पिछले पीरियड में इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि बहुलक क्या होते हैं, बहुलक के प्रकार क्या हैं, बहुलक को हम कैसे विभाजित कर सकते हैं। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो यहाँ पर यदि हम बहुलक कुछ महत्वपूर्ण बहुलक की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बहुलक में सबसे पहला बहुलक है, यदि हम यहाँ बहुलक की बात कर रहे हैं तो ये है योगात्मक बहुलक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो योगात्मक बहुलक होता है इसमें किसी भी उपजात अणु का विलोपन नहीं होता है। उपजात अणु का विलोपन नहीं होता। जैसे हम पानी की बात करते हैं, बहुत सारी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें पानी निकल रहा है, तो यहाँ पर जो उपजात अणु के रूप में यदि पानी निकलता है तो यहाँ चूंकि विलोपन नहीं हो रहा है तो इसे हम कहेंगे योगात्मक बहुलक। तो इसका एक उदाहरण हमने पॉलीथीन का आपको बता चुके हैं। दूसरा है इसमें पीवीसी, जैसे हम कहते हैं पॉली विनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो ये जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है इसको हम संक्षिप्त रूप में पीवीसी भी कह सकते हैं, पीवीसी। तो पी से यहाँ पर पॉली है, वी से विनाइल है और सी से क्या बोल सकते हैं, इसे क्लोराइड कह सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो पॉलीविनाइल क्लोराइड है यदि हम इसका निर्माण करते हैं तो इसे हम इस प्रकार से बहुलीकृत कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी विधि देखते हैं सबसे पहले कि पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये योगात्मक बहुलक कैसा बहुलक है, संश्लेषित बहुलक है। इसको हम प्रयोगशाला में निर्मित कर सकते हैं। तो इसका यदि हमको निर्माण करना है तो इसके लिए हम 1,00,000 इकाइयाँ लेंगे। तो जो 1,00,000 इकाइयाँ होंगी, यहाँ पर 1,00,000 इकाई कौन सी होगी, विनाइल क्लोराइड। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH, इस प्रकार से लिख सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे इसके N मॉलिक्यूल या इसके N 1,00,000 इकाइयाँ। तो यहाँ पर आप इसे लिखेंगे विनाइल क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। और ये विनाइल क्लोराइड की 1,00,000 इकाइयाँ, 1,00,000 इकाइयाँ। तो विनाइल क्लोराइड की यहाँ 1,00,000 इकाइयाँ इसकी क्रिया होगी और इसके लिए हम इसे गर्म करेंगे बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में, परऑक्साइड की उपस्थिति में जब इसे हम उच्च दाब पर गर्म करते हैं, दाब हमने इसमें अधिक लिया है और इसके द्वारा यदि हम इसे गर्म करते हैं, गर्म करने के लिए चिन्ह हम इस प्रकार से त्रिभुज का बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम बेंजोइल परऑक्साइड की उपस्थिति में उच्च दाब पर जब हम विनाइल क्लोराइड को गर्म करते हैं तो विनाइल क्लोराइड के यहाँ पर बहुत सारी 1,00,000 इकाइयाँ हैं। तो ये 1,00,000 इकाइयाँ आपस में बहुलीकरण की क्रिया होगी इसमें, और ये बहुलीकृत होकर के ऐसा यौगिक निर्मित करेंगे जो कि कैसी संरचना होगी, पॉली संरचना होगी। मतलब ये आपस में बहुलीकृत हो जाएंगी और ये संरचना बन जाएगी इस प्रकार की। CH, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं इसे Cl। तो यहाँ पर आप ये इस प्रकार से स्ट्रक्चर आप बता सकते हैं का होल L। तो यहाँ पर ये संरचना ऐसी होगी। तो यहाँ पर ये CH2 CH और Cl, चूँकि यहाँ का डबल बॉन्ड हट जाएगा और डबल बॉन्ड हट रहा है, ये बॉन्ड इधर चला गया। तो इस प्रकार से ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है इसका होल N है। तो इसे हम कहेंगे पॉली विनाइल क्लोराइड। तो इसे हम शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया था कि पॉलीविनाइल क्लोराइड को हम क्या लिखते हैं,
पीवीसी लिखते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का निर्माण कैसे हो रहा है? यहाँ पर हमने उच्च दाब लिया है और उच्च दाब की सहायता से बेंजोइल पेरोक्साइड की उपस्थिति में जब हम गर्म करते हैं तो विनाइल क्लोराइड की एकलक इकाइयाँ बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा बहुलीकृत होकर के एक ऐसा यौगिक, एक ऐसा वृहत अणु, या इसे हम दीर्घ अणु भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ अणु का ही निर्माण हो रहा है। और ये जो दीर्घ अणु है, इस दीर्घ अणु को हम पीवीसी कहेंगे। तो यहाँ पर जो पीवीसी का निर्माण हो रहा है, इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण देख सकते हैं, जिसके आधार पर हम इसे एक दूसरे बहुलक के द्वारा भिन्नित भी कर सकते हैं। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण देखते हैं, जैसे तो यहाँ पर यदि हम पॉलीविनाइल क्लोराइड के गुणों की चर्चा करें तो इसके जो गुण होते हैं उस आधार पर ये देखा जाता है कि ये मजबूत होता है। इसकी संरचना कैसी होती है? मजबूत होती है। और मजबूत के साथ साथ यदि हम इसकी प्रकृति देखें तो यह कुचालक प्रकृति का होता है। आपने देखा होगा, ये हम इसे कह सकते हैं विद्युत के कुचालक। तो इसमें विद्युत का कोई प्रभाव नहीं होगा, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। मतलब इससे बनी हुई जो वस्तुएं होंगी उस पर विद्युत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो उसे हम कुचालक कहते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है तो उसे हम सुचालक कहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम पॉलीविनाइल क्लोराइड की बात करें तो ये एक मजबूत संरचना होती है और उसके साथ साथ ये विद्युत के कुचालक होते हैं। और ठीक इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि ये जल प्रतिरोधी होता है। जल प्रतिरोधी होता है, साथ साथ इस पर रसायनों का इस पर प्रभाव नहीं पड़ता। तो रसायन से अप्रभावित, रसायनों से अप्रभावित होता है ये। तो जब अप्रभावित हो रहा है मतलब इसकी महत्वपूर्ण क्वालिटी कह सकते हैं, इसके महत्वपूर्ण गुण हैं कि ये विद्युत के कुचालक होते हैं। इनकी संरचना के आधार पर इसे हम मजबूत संरचना कह सकते हैं। जल प्रतिरोधी होता है ये, साथ साथ रसायनों से ये अप्रभावित, कोई भी रासायनिक पदार्थ इस पे क्रिया नहीं कर सकते हैं। और इस क्रिया ना करने के कारण ही ये पॉलीविनाइल क्लोराइड एक महत्वपूर्ण बहुलक के रूप में मौजूद होता है प्रकृति में, या प्रकृति में इसे संश्लेषित किया जाता है किसी भी प्रयोगशाला में। तो नेक्स्ट है इसके उपयोग। तो इस प्रकार से ये तो इसके कुछ गुण हो गए। नेक्स्ट है जिस प्रकार से हम गुणों के बारे में चर्चा की है तो उससे ये पता चलता है कि ये इस प्रकार के गुण वाले यदि बहुलक हैं या ऐसे यौगिक निर्मित हो रहे हैं तो उनमें यदि हम उपयोगिता के आधार पर उनके उपयोग देखें तो यहाँ पर महत्वपूर्ण उपयोग के रूप में इसके प्लास्टिक के जो पाइप बनते हैं वो काफ़ी मजबूत होते हैं। तो प्लास्टिक के पाइप का निर्माण पीवीसी के द्वारा होता है। ठीक इसी तरह आपने देखा होगा कि जो पुराने ज़माने में जो रिकॉर्डिंग की जाती थी उसको आपने देखा होगा इस प्रकार की गोल आकृति होती थी, और ये जो गोल आकृति होती थी और इसी में जो गाने हैं वो रिकॉर्ड किए जाते थे। तो ग्रामोफोन कहा जाता था उसे। तो ये जो ग्रामोफोन रिकॉर्ड है इसका निर्माण भी पीवीसी के द्वारा किया जाता है। तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड का उपयोग किसके द्वारा हो रहा है? पीवीसी के द्वारा हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं प्लास्टिक के पाइप और ग्रामोफोन रिकॉर्ड का। और ठीक इसी तरह आप देखिए जल रोधी जो पर्दे होते हैं उस पर्दों का निर्माण, क्योंकि आपने देखा है कि जल प्रतिरोधी
होते हैं ये, तो ये जल रोधी पर्दे का निर्माण भी पीवीसी के द्वारा किया जाता है। उसी प्रकार से वाटरप्रूफ वस्तुएं बनाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। वाटरप्रूफ वस्तुएं बनाने के लिए। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ वाटरप्रूफ चप्पलें भी होती हैं, आपने देखी होगी, जिसमें पानी में आप उसे पहन सकते हैं तो वो पानी में भी खराब नहीं होती। जैसे चमड़े की चप्पलें होती हैं, वो पानी में जैसे ही आप जाएं तो वो चप्पलें खराब हो जाती हैं। तो वाटरप्रूफ के रूप में जिस प्रकार से वस्तुएं बनाते हैं, तो चप्पलों का निर्माण भी किसके द्वारा हो रहा है? पीवीसी के द्वारा। तो इनके गुणों के आधार पर हम इससे महत्वपूर्ण चीज़ें हम बना सकते हैं, जैसे प्लास्टिक के पाइप, ग्रामोफोन रिकॉर्ड, जलरोधी पर्दे, वाटरप्रूफ वस्तुएं। ठीक इसी तरह चप्पलों का भी निर्माण इसके द्वारा किया जाता है। तो अब इस प्रकार से आपने देखा कि जो पीवीसी है वो एक महत्वपूर्ण बहुलक के रूप में मौजूद होता है या संश्लेषित किया जाता है। तो यहाँ पर भी आपने देखा कि ये कैसा यौगिक है? उपजात बहुलक के द्वारा निर्मित होता है, क्योंकि इसमें कोई भी उपजात अणु विलोपित नहीं होते। नेक्स्ट है अगला, तीसरा बहुलक है टेफ्लॉन। ये जो टेफ्लॉन है इसे हम कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन। और इस आधार पर यदि हम शॉर्ट में इसे लिखें तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं? पॉली से हम P लिख सकते हैं, टेट्रा से हम T लिख सकते हैं, और फ्लोरो के लिए हम क्या लिखेंगे? F लिखेंगे, और एथिलीन के लिए हम इसमें E लिख सकते हैं। तो इसको हम शॉर्ट में या संक्षिप्त रूप में लिख सकते हैं PTFE। तो यहाँ जो PTFE है इसका मतलब है पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन। तो यहाँ पर जो पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन है, यदि इसे हम निर्मित करना है तो इसमें भी आप देखेंगे कि ये जो एक यौगिक है, अब इसमें आप खुद ही बता सकते हैं कि यह यौगिक योगात्मक बहुलक के रूप में होगा या फिर संघनन बहुलक के रूप में होगा, क्योंकि हमने आपको दो प्रकार बताए हैं, एक योगात्मक बहुलक और दूसरा हमने क्या बताया है आपको? संघनन बहुलक। तो इस आधार पर हम टेफ्लॉन के बारे में देखते हैं कि टेफ्लॉन क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसकी विधि देखेंगे कि टेफ्लॉन को हम प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं। तो टेफ्लॉन को बनाने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके लिए भी हमको एकलक इकाइयाँ लेनी होगी। जैसा कि हमने अभी तक जितने भी बहुलक का निर्माण किया है उसमें हमने एकलक इकाइयाँ ली हैं, और यही एकलक इकाइयाँ आपस में बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा बहुलीकृत होती हैं और एक नया यौगिक निर्मित करती हैं जिसे हम बहुलक कहते हैं। तो इस आधार पर इसके लिए जो एकलक इकाइयाँ होगी उसे कहा जाएगा NCF2। इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, F2C लिख सकते हैं, F2C डबल बॉन्ड CF2। अब इसके आधार पर यदि आप देख सकते हैं तो यदि हम इसकी संरचना देखें तो इसको हम इस प्रकार बता सकते हैं आपको कि जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, इसके द्वारा इसे निर्मित किया जा सकता है। क्या ये जो संरचना है इसे हम क्या कहते हैं? एथिलीन कहते हैं। तो एथिलीन के जो 4 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, इसका प्रतिस्थापन जब 4 फ्लोरो समूह के द्वारा होता है तो इसके द्वारा हमें जो यौगिक हमको प्राप्त हो रहा है इसे हम क्या कहेंगे? टेट्राफ्लोरो एथिलीन। तो इसका नाम होगा टेट्राफ्लोरो एथिलीन। तो टेट्राफ्लोरो एथिलीन यहाँ पर कैसी इकाइयाँ होगी? एकलक इकाइयाँ होगी, जैसा कि हमने आपको बताया है। ये इकाइयाँ कैसी है? एकलक इकाइयाँ।
तो यहाँ पर टेट्राफ्लोरोएथिलीन के N अणु यहाँ पर हमने लिखे हैं क्योंकि इकाइयाँ हैं, ये बहुत सारे अणु हैं यहाँ पर, और ये इकाइयाँ की क्रिया होगी। और यहाँ पर क्रिया करने के लिए आप देखेंगे यहाँ पर जिस यौगिक की उपस्थिति हमको लेनी है उसका नाम है, उसे हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या देख सकते हैं, अमोनियम, अमोनियम पर ऑक्सो सल्फेट। तो पर ऑक्सो सल्फेट की उपस्थिति में जब टेट्राफ्लोरोएथिलीन की क्रिया होती है तो यहाँ पर हम इसे गर्म करेंगे एक सामान्य दाब व ताप पर। जब गर्म किया जाता है इसकी उपस्थिति में, अमोनियम पर ऑक्सो सल्फेट की उपस्थिति में जब इसे हम गर्म करते हैं तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं NH4 2S2O8। इसे सूत्र के रूप में यदि आप लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, अमोनियम पर ऑक्सो सल्फेट को, और जब इसमें बहुलीकरण की क्रिया होगी, टेट्राफ्लोरोएथिलीन की जब बहुलीकरण की क्रिया होगी तो इसकी उपस्थिति में जिसके फलस्वरूप जो बहुलक निर्मित होगा उसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं F2CF2, इस प्रकार से का होल N। यहाँ पर N लिखना अत्यंत आवश्यक है, यदि आप N नहीं लिखते हैं तो यह जो क्रिया विधि होगी यह बहुलक जो है निर्मित नहीं होगा। तो यहाँ पर इसे हम लिखेंगे PTFE, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। तो यहाँ पर जो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं टेफ्लॉन, इसे आप टेफ्लॉन भी लिख सकते हैं, टेफ्लॉन। इस प्रकार से तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने टेट्राफ्लोरोएथिलीन की जो एकलक इकाइयाँ हैं यह उसके सरल अणु, इसको हम सरल अणु भी बोल सकते हैं। तो जो सरल अणु होता है उसे हम क्या कहते हैं, एकलक इकाइयाँ, और जो वृहत अणु होता है या बड़े अणु होते हैं उसे हम कहते हैं बहुलक। तो ये टेट्राफ्लोरोएथिलीन की एकलक इकाइयाँ या सरल अणु बहुलीकरण की क्रिया के द्वारा अमोनियम पर ऑक्सो सल्फेट की उपस्थिति में सामान्य दाब व ताप के द्वारा जब इसे गर्म किया जाता है तो जिस यौगिक का निर्माण होता है या जिस वृहत अणु का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन, या इसे हम कहेंगे टेफ्लॉन, या इसे हम कहेंगे PTFE। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन है उसे हम प्रयोगशाला में कैसे निर्मित करते हैं और किसके द्वारा इसे निर्मित किया जा रहा है, किस प्रकार की परिस्थितियां उत्पन्न की जा रही है जिसके द्वारा हम इसे निर्मित कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर भी आप देखिए कोई भी उपजात अणु निर्मित हो रहा है क्या, चाहे आप H2O की बात करें, चाहे आप किसी भी दूसरे यौगिक की बात करें, तो यहाँ पर कोई भी उपजात अणु जो है का विलोपन नहीं हो रहा है। तो नहीं हो रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे, यह भी कैसा बहुलक होगा, योगात्मक बहुलक होगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो टेफ्लॉन है इसको हम प्रयोगशाला में कैसे निर्मित कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसके गुण। गुण जैसा कि आपने देखा कि जो टेफ्लॉन है, टेफ्लॉन के स्ट्रक्चर के आधार पर, उनके निर्माण के आधार पर यदि हम देखें तो इसके गुणों की यदि हम चर्चा करते हैं तो इसका जो महत्वपूर्ण गुण होता है कि इसमें यदि हम इसका गलनांक देखें तो इसका जो गलनांक है ये काफ़ी अधिक होता है, 330 डिग्री सेल्सियस। तो काफ़ी टेम्परेचर में इसका ये पिघल रहा है या गल रहा है तो इसका टेम्परेचर जो है, इसका गलनांक जो है काफ़ी अधिक है। ठीक इसी तरह यदि हम इसके दूसरे गुणों की चर्चा करें तो ये काफ़ी कठोर होता है, दृढ़ होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है, या इसे हम मजबूत भी कह सकते हैं। ठीक इसी तरह यदि हम विभिन्न प्रकार के अम्लों की बात करते हैं, मतलब जो सांद्र अम्ल होते हैं उनकी यदि हम बात करें
तो जो सांद्र अम्ल होते हैं उनके द्वारा इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। जिसे आपने नोट कर लिया होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इसका गलनांक काफ़ी अधिक है, ये काफ़ी कठोर होता है। और जितने भी सांद्र अम्ल होते हैं, जैसे कि हम सांद्र HNO3 की बात करते हैं, नाइट्रिक अम्ल, सांद्र H2SO4 की बात करें, सल्फ्यूरिक अम्ल, या HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक इसी तरह यदि हम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने सभी अम्लों की बात कर रहे हैं यहाँ, तो यहाँ पर हम क्षार की बात नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी सांद्र अम्ल हैं जो काफ़ी सांद्र रूप में होते हैं, शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं, तो ये नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और HCl, और साथ में हम इसे कह सकते हैं अम्लराज। एक अम्ल होता है जिसमें नाइट्रिक अम्ल और HCl दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। तो ये जो अम्लराज है इस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जब भी हम ऐसी बॉटल्स बना रहे हैं तो जिसमें इस प्रकार के मतलब PTFE का उपयोग यदि किया जा रहा है तो उस पर इस सांद्र अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो सांद्र अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, इसलिए तो यहाँ जो जिस प्रकार के एपरेटस, जिस प्रकार की वस्तु का उपयोग यदि हम कर रहे हैं तो उसे हम कहेंगे टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन में इन अम्लों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण बहुलक है जिसे हम टेफ्लॉन कहते हैं। नेक्स्ट है इसके उपयोग। उपयोग यहाँ पर हम टेफ्लॉन के यदि उपयोग की बात करें तो यहाँ पर आप देखे होंगे जो कुकर होता है, कुकर में एक रबर लगाया जाता है जिससे भाप अंदर से बाहर ना जा पाए, तो उसको हम कहते हैं गैस्केट। तो ये जो गैस्केट होता है इसका निर्माण इस टेफ्लॉन के द्वारा होता है। तो गैस्केट जो कि काफ़ी कठोर होता है, आसानी से यदि ज़्यादा गर्मी भी पड़े तो भी वो पिघलता नहीं है, तो यहाँ पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण है गैस्केट। तो ये गैस्केट का निर्माण जो है टेफ्लॉन के द्वारा होता है। ठीक इसी तरह ऐसी केन्स या ऐसी बॉटल्स, केन्स जो कि अम्लों को रखने के लिए प्रयोग की जाती है, अम्लों को मतलब ये कौन से अम्ल होंगे? सांद्र अम्ल होंगे जो कि सांद्र अम्लों को रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यदि आप साधारण बॉटल में या साधारण केन में यदि इन अम्लों को रखते हैं तो क्या होगा? जल भी सकती है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा है कि जितने भी सांद्र अम्ल होते हैं या सांद्र क्षार की बात करते हैं ये काफ़ी तेज़ होते हैं, सांद्र होते हैं, और सांद्र होने के कारण आप देखेंगे कि इसमें हम यदि हमें रखना है तो उसके लिए ऐसी बॉटल्स का निर्माण किया जाए जो कि किससे बनी हो? टेफ्लॉन से बनी हो। तो टेफ्लॉन से बनी हुई जो कैन्स होंगी उसमें हम सांद्र अम्लों को आसानी से रख सकते हैं। उसी प्रकार से बर्तनों की यदि कोटिंग करनी है तो बर्तनों की कोटिंग करने के लिए भी टेफ्लॉन का उपयोग किया जाता है। बर्तनों की कोटिंग करने में उपयोग होता है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर हम जब
टेफ्लॉन के उपयोग के बारे में देख रहे हैं, तो इसका उपयोग किस रूप में हो रहा है, एक तो गैस्केट के रूप में या फिर ऐसी केन्स के निर्माण में हो रहा है जो कि सांद्र अम्लों को रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक इसी तरह बर्तनों की कोटिंग करने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो टेफ्लॉन है, यहाँ पर भी आपने देखा था कि यहाँ पर कोई भी विलोपित अणु निर्मित नहीं होता या उसका विलोप नहीं होता है, इसलिए यह भी यौगिक कैसा होगा, योगात्मक बहुलक होगा। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पर दो प्रकार के संश्लेषित बहुलक होते हैं। एक बहुलक क्या बताया था हमने आपको, योगात्मक बहुलक के बारे में, और जो दूसरा बहुलक होता है उसे कहा जाता है संघनन बहुलक। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक हमने आपको योगात्मक बहुलक के बारे में आपको बताया था। तो पहला योगात्मक बहुलक था और दूसरा बहुलक हमने आपको बताया था संघनन बहुलक। तो संघनन बहुलक की एक छोटी सी चर्चा हम कर लेते हैं आपके साथ। तो जो संघनन बहुलक होता है कि जैसे कि हमने योगात्मक बहुलक के बारे में बताया कि उपजात अणु का विलोपन नहीं होता है, तो जो संघनन बहुलक होगा इसमें उपजात अणु H2O हो सकता है, NH3 हो सकता है, या जैसा कि हमने इसके पहले भी चर्चा की है मेथिल अल्कोहल भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता है। तो ये इसका विलोपन, ये जो उपजात अणु है इसका विलोपन होगा, अणु का विलोपन होता है। तो जब विलोपन होता है तो ऐसे यौगिक को हम क्या कहेंगे, क्या कह सकते हैं इसे हम, संघनन बहुलक। इसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है जिसको हम कहते हैं नायलॉन। तो ये जो नायलॉन होता है, ये नायलॉन 66 ये एक संघनन बहुलक है, और जब इसका निर्माण किया जाता है तो इसमें से जल के अणु निकलते हैं। तो इसमें उपजात अणु क्या होगा, जल का अणु, जल के अणु, जल के कैसे अणु होंगे, बहुत सारे अणु होंगे। इसमें आप लिख सकते हैं जल के बहुत से अणु, बहुत से अणु निकलते हैं। तो जब बहुत से अणु निकलेंगे तो उसे हम कहेंगे संघनन बहुलक। वैसे आपके ये कोर्स में है नहीं, सिर्फ एक उदाहरण के रूप में आपको बताया गया है। तो एक जानकारी के रूप में मैं आपको बता दूं कि यदि हम इसको निर्मित करना चाहें तो इसके लिए यदि हम संघनन बहुलक की बात करते हैं, तो संघनन बहुलक का निर्माण यदि हमको करना है तो इसमें जो उदाहरण हमने दिया है नायलॉन 66, तो जो 66 लिखा हुआ है मतलब ऐसे दो अणु इसमें लिए जाएंगे जिनमें कार्बन की संख्या कितनी होगी, 6 होगी। जब कार्बन की संख्या 6 होगी, इसलिए इसके द्वारा जब बना हुआ यौगिक निर्मित होता है तो जो बनता है यौगिक या बहुलक बनता है उसे हम कहते हैं नायलॉन 66। यदि हमें इसका निर्माण करना है तो इसके लिए हम जो यौगिक लेते हैं, जो एकलक इकाइयाँ लेते हैं, उसका नाम है एथिलीन। इसको हम कह सकते हैं टेट्रा एथिलीन, टेट्रा एथिलीन डाईएमीन। तो टेट्रा एथिलीन डाईएमीन प्लस एडिपिक अम्ल, एडिपिक अम्ल, इसकी क्रिया होगी और क्रिया होने से जो बहुलक निर्मित होगा उसका नाम है नायलॉन 66।
तो ये जो नायलॉन 66 है, यहाँ पर भी आप देखेंगे जो यौगिक निर्मित हो रहा है, तो यहाँ पर इसमें से जल के N अणु माइनस के रूप में निकल जाते हैं, मतलब यहाँ पर विलोपन हो रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया कि संघनन बहुलक में जल के असंख्य अणु निकलते हैं, तो निकल रहे हैं, तो यहाँ पर इसलिए इसे लिखेंगे हम -NH2। तो यहाँ इसे हम इस प्रकार भी दे सकते हैं, यदि आप लिखना चाहें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं CH2 का होल 4, और यहाँ पर आप लिखेंगे H2N या NH2 भी लिख सकते हैं, H2N, और ये N अणु इसके भाग ले रहे हैं, इसे हम कहेंगे टेट्रा एथिलीन डाइएमीन प्लस यहाँ पर जो दूसरा अम्ल निर्मित हो रहा है या दूसरे अम्ल को हम यहाँ पर ले रहे हैं, इसका नाम होगा C डबल बॉन्ड OH, CH2 का होल 4, C डबल बॉन्ड OH, इस प्रकार से। तो यहाँ पर भी आप देखिए 4 दिख रहा है कार्बन, और ये 4 कार्बन यहाँ पर ये 6 होगा, 4 नहीं होगा, यहाँ 6 होगा। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, हेक्सा मेथिलीन डाइएमीन। तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन, इसकी क्रिया जब हम एडिपिक अम्ल से करते हैं तो उसके द्वारा जिस यौगिक का निर्माण हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखिए जल का अणु निकलेगा, तो यहाँ इसको हम H2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं N, इस प्रकार से HH, तो ये जल का अणु निकल जाएगा यहाँ से, इस प्रकार से ये जल का अणु निकल रहा है। और यहाँ पर हम N अणु ले रहे हैं, तो यहाँ पर भी आपको N अणु यहाँ पर बताना पड़ेगा आपको, यहाँ पर N अणु आप बताएंगे और ये निकल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पर हो गया -NH2, और इस संरचना को जैसी की तैसी आप यहाँ पर उतार देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे आप H2N CH2 का होल 6 NH CO, और ये हो जाएगा CH2 का होल 4, और यहाँ क्या लिखेंगे आप C डबल बॉन्ड O, इस प्रकार से, और यहाँ पर आप होल N लिख सकते हैं। तो इसे ही हम क्या कहेंगे, नायलॉन 66। तो ये संरचना में आपने देखा, अभी तक आप जितनी भी बहुलक का निर्माण किए हैं उसमें कोई भी उपजात अणु नहीं निकलता था, लेकिन यहाँ पर एक उपजात अणु निर्मित हो रहा है, और ये जो नायलॉन 66 है इसके द्वारा धागे बनाए जाते हैं, और ये काफ़ी मजबूत धागे होते हैं। तो धागे का निर्माण करने के लिए, जो कि नायलॉन के धागे आपने सुना ही होगा, तो नायलॉन के धागे का निर्माण कैसे हो रहा है, जब यहाँ पर हम ले रहे हैं हेक्सामेथिलीन डाइएमीन और एडिपिक अम्ल के N अणु, दोनों के N अणु हम ले रहे हैं, और इसके द्वारा जल के N अणु निकल जाते हैं, और इस तरह से हमको नायलॉन 66 का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर जो नायलॉन 66 है इसके भी यहाँ पर N अणु हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर N लिख सकते हैं, इस प्रकार से ये संरचना को आप दे सकते हैं। तो जो नायलॉन 66 है यहाँ पर N ना भी लिखें तो भी चलेगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बहुलक क्या है, बहुलक के प्रकार क्या हैं, और बहुलक कितने प्रकार के होते हैं, योगात्मक और संघनन को हमने किस प्रकार से उदाहरण के द्वारा आपको समझाया। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।